हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियां ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियां भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियां भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की एक कहानी दीपक की है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कभी आपने सोचा है कि जब आप अकेले होते हो तब आपके चारों ओर क्या हो सकता है। कई बार लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनके आसपास आत्माएं हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी दीपक की है। एक 9 साल का बच्चा हर साल दिवाली की छुट्टियां अपने दादा दादी के घर पर बिताता था, लेकिन इस साल उसके माता पिता ने उसे अकेले घर पर छोड़ने का फैसला किया। बस एक रात उसकी माँ ने कहा, सुबह हम वापस आ जाएंगे। दीपक ने सोचा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ टीवी है। और उस समय बच्चे टीवी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। वीडियो गेम्स भी उसके पास थे, बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, तो उसे किसी बात का कोई टेंशन नहीं था। रात का समय था। दीपक ने अपने पसंदीदा कार्टून देखने के लिए टीवी चालू किया। अचानक घर में एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो मन में कहने लगा कि क्या ये मेरा मन है या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके मन का डर आपके आसपास के माहौल से बड़ा हो सकता है। जैसा जैसा रात बढ़ी, खड़खड़ाहट और भी तेज होती गई। दीपक ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। वो अपने कमरे में बैठा रहा, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो मन में दोबारा सोचने लगा, क्या मैं सच में ही अकेला हूँ या और भी मेरे साथ में कोई है जो नजर नहीं आ रहा। बाहर एक धुंधली परछाई उसे गुजरती हुई नजर आई। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये मेरी कल्पना है या सच में दोबारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसने अपने कमरे की रोशनी बंद कर दी। एक 9 साल का बच्चा कितना ही सोच सकता है, और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे कोई उस पर नजर रखे हो। फिर अचानक उसके फोन की रिंग बजी। वो चौंक गया। ये उसके दोस्त आर्यन का फोन था। उसने सिर्फ इसलिए फोन किया था कि दीपक, तू ठीक तो है ना? मैंने सुना कि तेरे घर वाले बाहर गए हुए हैं। दीपक ने कहा कि हाँ। उसने फिर कहा कि तेरी मम्मी ने मेरे घर पर कहा था कि अगर कुछ भी दीपक को जरूरत पड़े तो आप देख लेना। आर्यन ने फिर से पूछा कि दीपक, अगर तुझे जरूरत है तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया और फोन भी अचानक से कट गया। दीपक ने अपने आसपास देखा। वो अकेला था, लेकिन सवाल ये था कि सच में क्या वो अकेला है? क्योंकि जब वो फोन पे बात भी कर रहा था तो उसे दोबारा ऐसा ही महसूस हुआ कि किचन में किसी ने जाकर पानी का नल खोल दिया है और कोई उसमें हाथ धो रहा हो। वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान था। उसने फोन रखने के बाद किचन में जाने का फैसला किया। वहां जाकर देखा तो पाया कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, वहां पड़ा दादी के पास से लाया हुआ एक पुराना चिड़िया का पिंजरा खुला हुआ था। वो उस चिड़िया के पिंजरे को देखकर हैरान रह गया कि ये पिंजरा यहाँ पर खुला कैसे है। ये तो बंद पड़ा था और काफी टाइम से ये ऐसे ही पड़ा है, जिस वजह से वो खराब भी हो गया था। फिर अचानक से उसे उसकी कार की आवाज आई, जो कि एक रिमोट कंट्रोल कार थी। वो जाकर जब अपनी खिलौने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कार अपने आप चल रही है। इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि कार जमीन पर नहीं, दीवार पर चल रही थी। दीपक ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और जोर से चीख लगाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और पूरी रात वो वैसी ही बेहोश रहा। अगले दिन जब उसके माता पिता सुबह में घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपक सोया हुआ है। वो नहीं जानते थे कि दीपक बेहोश था। उसके माता पिता ने जब उसे उठाया तो वो हड़बड़ाहट में
पिछली रात की घटी सारी घटनाएं उन्हें बताने लगा। उसके माता पिता ने सुनकर उससे कहा कि कोई बात नहीं, अभी हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। लेकिन शाम होते होते दीपक की हालत और ज्यादा खराब होती गई। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसीलिए उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर गए और वहां जाने के बाद में लगभग 4 दिन तक दीपक को हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद दीपक को दोबारा घर पर लाया गया, लेकिन अब भी उसकी तबीयत दोबारा से खराब हो रही थी। इसी वजह से उसके माता पिता ने खुद का घर होने के बावजूद एक दूसरा घर रेंट पर लिया और दीपक के साथ वहीं पर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी दीपक की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी रीना की है। चलिए शुरू करते हैं। रात का पहर था। पूरा गांव सन्नाटे में पसरा हुआ था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो भी रह रहकर बीच में खामोश हो जाती। हवा ऐसी ठंड थी जैसा मानो कि वो इंसान की जान ही लेना चाह रही हो, और पेड़ों के पत्तों के सरसराहट भी एक अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। रीना गांव की ही रहने वाली एक लड़की थी। अपने घर के बरामदे में बैठी थी। उसका मन बेचैन था, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने दूर खेतों की तरफ देखा। किसी का साया उसे दिखाई दिया। वो हड़बड़ाहट में समझ नहीं पाई और वहीं से खड़े होकर चिल्लाने लगी, कौन है वहां? उसने दोबारा से जब पूछना चाहा, क्योंकि पहली बार तो जो भी था उसने सुना नहीं, लेकिन इस बार उसकी आवाज उसके गले से निकल नहीं रही थी। इसीलिए उसने धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? क्योंकि वो साया अब उससे काफी ज्यादा लंबा दिख रहा था और उतना ही ज्यादा काला। कोई जवाब नहीं आया। वो उठकर डर के मारे अंदर चले गई। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और उनका जो मेन गेट था उसके हल्के से हिलने की आवाज आई, चिरमिराती हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक बार को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि कोई मेन गेट जो कि मेटल का था उसे कोई खोलकर अंदर आया हो। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई खेल नहीं खेल रहा था, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि शायद कोई अंदर आ चुका है। उसने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चले गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और डरने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कुछ तलाशने के लिए इधर उधर हाथ बढ़ाया, तभी उसकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से टकराई। उसने जल्दी से हाथ पीछे किया। शायद वो कुछ था। रीना के हाथ कांप रहे थे। उसके पैर एकदम से ठिठक गए थे। वो जो भी था उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर अचानक कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज जैसा दीवारों से टकराकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। किसी ने धीमी आवाज में उससे कहा, तू अकेली नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं। रीना की सांसें रुक गई। कौन था ये? उसने दीवार की तरफ देखा जहां से वो आवाज आ रही थी। अचानक उन दीवारों में से एक चेहरा उभर कर आया, जो कि सफेद, बेजान और आंखें गहरी अंधेरी थी। रीना ये देखकर जोर से चीख लगाई और तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर भागी। पड़ोस में जो लोग रहते थे, रीना उन्हीं के घर पर चले गई और वहां जाकर उसने सारी घटना बताई। पड़ोस के लोगों ने उससे कहा कि अभी जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं लौट आते तब तक तुम यहीं रहो। रीना के घर वाले एक शादी में गए हुए थे। उन्हें आने में काफी ज्यादा समय लगने वाला था। कुछ समय बाद जब उसके घर वाले आए तो रीना ने फिर जाकर अपने घर में प्रवेश किया और उसने सारी बात बताई, लेकिन घर वाले कभी उसकी बात माने ही नहीं। उन्हें यही लगा कि ये बस रीना का वहम था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पवन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं।
पवन एक नॉर्मल सा लड़का था जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक नौकरी की तलाश में था। काफी कोशिश के बाद उसे शहर से दूर एक पुराने बंद पड़े हॉस्पिटल में चौकीदार की नौकरी मिली थी। यह हॉस्पिटल कई सालों से बंद पड़ा था और वीरान भी था। लोगों का कहना था कि हॉस्पिटल में कुछ अजीब सी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। लेकिन पवन ने कहा कि ठीक है, मुझे तो क्या, मुझे तो चौकीदारी करनी है और वो भी हॉस्पिटल के बाहर रहना है। उसने उन लोगों की बात ना मानकर उस हॉस्पिटल की नौकरी को स्वीकार कर लिया। अब जब वो काम पर लग गया तो पहली रात उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। पहली रात पवन हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला था। हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट था वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी जो दीवारें थी वो खंडर हो चुकी थी और जो बाहर का उसका एरिया था हॉस्पिटल का, काफ़ी ज़्यादा धूल में पड़ा हुआ था। जगह जगह लगे मकड़ी के जाले, चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था जिसमें कभी कभी हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। हॉस्पिटल में कई सारे कमरे थे और पवन को इन सभी कमरे की देखभाल भी करनी थी। शाम होते ही पवन ने हॉस्पिटल के सभी दरवाजे और खिड़कियों को चेक किया और फिर मेन गेट के पास बने अपने छोटे से कमरे में आकर बैठ गया। वो अपनी टॉर्च और डंडे के साथ बिल्कुल चौकन्ना था, लेकिन मन में हल्का सा डर था जिसे उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की। रात करीब 12 बजे अचानक हॉस्पिटल के एक दूर के हिस्से से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पवन को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज तेज होती गई उसे समझ में आ गया कि ये किसी इंसान के चलने की आवाज है। वो तुरंत अपनी टॉर्च उठाकर उस दिशा में गया, लेकिन जब उसने उस हिस्से की जांच की तो वहां कोई नहीं था। गलियारे में एक गहरी अजीब सी ठंडी आवाज उसे सुनाई दी। पवन ने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही वो कमरे में आया उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी। कहने लगा अपने आप से ही कि शायद वहां पर बिल्ली ही होगी। फिर वो रात तो कट गई। दूसरी रात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पवन अपने पूरे दिन के काम खत्म करके हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के पास से गुजरते समय उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन टॉर्च चालू ही नहीं हुई। जैसे ही उसने ऑपरेशन थिएटर की खिड़की की ओर देखा, उसे वहां एक साया खड़ा दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। पवन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पैर कांपने लगे। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से भागा और सीधे अपने कमरे में जा पहुंचा। पसीने से तरबतर पवन को अब समझ में आने लगा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत था। उसने अपने आप से कहा कि अगले दिन वो इन नौकरी को छोड़ देगा, लेकिन अभी रात भर उसे वहीं रहना था। तीसरी रात पवन के लिए सबसे डरावनी साबित हुई। हॉस्पिटल के गलियारे में हर जगह अजीबोगरीब चीजें घटने लगी। पवन ने एक कमरे में किसी के हंसने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे में लगे शीशे में उसने अपने पीछे किसी और की परछाई देखी। वो तुरंत ही पीछे मुड़ा, पर वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रात के करीब 2 बजे अचानक हॉस्पिटल के मरे हुए सन्नाटे में एक अजीब चीख गूंज उठी। ये आवाज इतनी भयानक थी कि पवन खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो डर के मारे कांपने लगा था। वो आवाज ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। पवन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकलने लगी। टेबल पर एक धुंधली सी आकृति लेटी हुई थी। उसके शरीर पर सफेद कपड़ा था और उसके चारों ओर खून के निशान थे। वह आकृति धीरे धीरे पवन की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी।
और वो कर्राते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। पवन ने डरते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पवन ने मुड़कर देखा तो वही काली आंखों वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी सड़ी गली हालत और उसकी घबराहट भरी चीख पवन को जकड़ने लगी। पवन इससे काफी ज्यादा घबराया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। वो अगले दिन अपने घर गया और घर जाने के बाद उसने सारी बातें बताई और वो उसी समय उस नौकरी को छोड़ देना चाहता था, लेकिन जिसने उसे नौकरी पर रखा था वो उस गांव से या उस शहर से दूर कहीं गया हुआ था। पता ये चला कि वो अगले दिन आएगा, इसीलिए उसने सोचा कि एक रात और मैं यहाँ काम कर लेता हूँ। अगली रात मैं ये हॉस्पिटल का सारा काम हैंड ओवर कर दूंगा। अब पवन की हालत हॉस्पिटल जाने में ही खराब हो रही थी, क्योंकि वो शायद उसकी आखिरी रात भी हो सकती थी। रात होते ही वो पहले से भी ज्यादा सावधान था, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए शायद वो तैयार नहीं था। आधी रात के करीब अचानक हॉस्पिटल की सारी बत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगी। पवन को लगा जैसे किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया हो। उसे चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, किसी औरत की आवाज जो बार बार उसे सुनाई देती, और कई बार उसे 3-4 लोगों की आवाज इकट्ठा होकर सुनाई देती। वो तेजी से भागने लगा, लेकिन हॉस्पिटल का हर दरवाजा बंद था। जैसे ही वो मेन गेट की ओर भागा, उसके सामने वही धुंधली आकृति आई। इस बार वो और भी भयानक रूप में थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। पवन ने चीखते हुए अपने बचाव की कोशिश की, लेकिन वो उसे जकड़ चुकी थी। पवन खुद को संभालता और खुद को बचाता कि अचानक उसने देखा दूर से भागते हुए उसकी पत्नी उसकी ओर आ रही थी। जब पवन ने यह देखा तो उसने दूर से ही अपनी पत्नी को हाथ दिखाना शुरू किया। वो हाथ दिखाते हुए ये इशारा कर रहा था कि तू यहाँ मत आ, वरना तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी, क्योंकि पवन ने सारी बातें अपनी पत्नी के साथ पहले ही शेयर कर रखी थी। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी करीब आई और पवन के नजदीक आकर उसने गंगा जल पवन के ऊपर छिड़कना शुरू किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जो अदृश्य शक्तियों ने पवन को जकड़ कर रखा है वो धीरे धीरे पवन के शरीर से हट रही है। पवन की आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी पत्नी ने तुरंत ही उसे गंगा जल पिलाया और वहां से लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार जब भागने की कोशिश की तब उसकी पत्नी को भी ऐसा लगा कि किसी ने उसके भी शरीर को जकड़ लिया हो और वहां से उन दोनों को वो भागने न देना चाहता हो। उसकी पत्नी जोरों से चीखने लगी और पवन से कहने लगी कि भगवान का नाम लेना शुरू करो। दोनों ही पति पत्नी भगवान का नाम जपने लगे और धीरे धीरे वो अदृश्य काली शक्तियां जिन्होंने उन्हें जकड़ कर रखा था वो अब पीछे हटने लगी और जो हॉस्पिटल की लाइट्स बंद चालू हो रही थी वो अपने आप नॉर्मल हो गई। दोनों के दोनों उसी समय रात के करीब 2:30 या 2:45 बजे वहां से भाग निकले और फिर वही दिन जिसने उसे नौकरी दी थी वो आदमी आ चुका था। पवन उसे मिलकर सारी चीजें हैंड ओवर कर दिया और उस जॉब को छोड़कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी 4 दोस्तों की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। निखिल, रोहन, संजय और काव्या चारों दोस्त थे। वो एक दूसरे को ही काफी करीब से जानते थे और स्कूल के टाइम से वो सब साथ में ही पले बड़े थे। हर साल किसी नई जगह पर कैंपिंग के लिए जाया करते थे। इस बार उन्होंने एक घने जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया था, जो शहर से दूर एक बहुत ही घने जंगलों के बीच में था। ये जंगल अपने डरावने किस्से और कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन दोस्तों ने इन बातों को सिर्फ अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया। नेचर का मज़ा उठाने के लिए
ये लोगों ने सोचा कि उससे अच्छी जगह और कुछ नहीं हो सकती। वो सभी वहां पर जाने के लिए उत्साहित थे। शाम होते होते चारों दोस्त जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की लंबी छायाएं डरावनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ नेचर का एक हिस्सा था। उन्होंने अपना कैंपेन का सामान उठाया और जंगल के अंदर बढ़ने लगे। कुछ समय चलने के बाद वो एक साफ जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना टेंट लगाया। चारों ने हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे से टेंट लगाते हुए आपस में बात की कि अभी हम टेंट लगाकर खाना बनाएंगे और फिर खाना खाएंगे, और जल्दी आग जलाकर खाना पकाने की तैयारी करने लगे। जंगल के अंदर का माहौल शांत और काफी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके अलावा चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर वो सभी दोस्तों ने खाना बनाकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद चारों दोस्तों ने आग के पास बैठकर हंसी मजाक शुरू कर दी। काव्या ने जंगल की पुरानी कहानियों का जिक्र छेड़ा जो उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी। उसने बताया कि इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक कबीला रहा करता था, जिसने किसी अज्ञात शक्ति के साथ संपर्क किया था। इस कबीले के लोग रातों रात गायब हो गए थे, और आज भी लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं जंगल में भटकती रहती है। रोहन ने काव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, ये सब फालतू की कहानियां हैं। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, डरने के लिए नहीं। संजय ने भी हंसते हुए काव्या की बात को हल्के में लिया, लेकिन निखिल कुछ सोच में डूबा हुआ था। शायद वो इन सब बातों पर कहीं विश्वास करता था। उसे इस तरह की जगहों पर हमेशा थोड़ा अजीब महसूस होता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था ताकि बाकी दोस्तों का मूड खराब ना हो। रात के गहरी होते ही दोस्तों ने टेंट में सोने का फैसला किया। चारों अपने अपने टेंट में सोने चले गए। जैसे ही सन्नाटा छाने लगा, जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अनजानी आवाजें माहौल को काफी ज्यादा डरावनी बना रही थी। निखिल को नींद नहीं आ रही थी। वो टेंट के अंदर लेटा था, बाहर से आती हल्की हल्की आवाजों को सुन रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके टेंट के बाहर कदमों की आहट सुनी। उसने सोचा कि शायद रोहन होगा, लेकिन उसने आवाज दी तो बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। निखिल ने हिम्मत जुटाकर टेंट का जिप खोला और बाहर झांका। अंधेरा इतना घना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगा। टेंट बंद करने के बाद वो फिर से लेट गया, लेकिन अब उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। इसी बीच काव्या के टेंट से अचानक एक चीख सुनाई दी। निखिल फौरन उठकर खड़ा हो गया और बाकी दोस्त भी भागते हुए बाहर आ गए। काव्या बाहर खड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो यही था, काव्या ने बहुत ज्यादा घबराहट में कहा। संजय ने उसे शांत करते हुए पूछा कि कौन था या फिर कौन थी, क्या हुआ, कुछ बता तो सही। काव्या ने कहा, एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए, उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें। काव्या कांपते हुए इतना कहकर बिल्कुल से चुप हो गई। वो यहाँ मेरे टेंट के बाहर ही खड़ी थी। रोहन ने हंसते हुए कहा, काव्या, तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन निखिल शायद जानता था कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने कहा, हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पहले मैंने भी टेंट के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी थी, लेकिन बाहर आया तो बाहर कोई नहीं था। अब माहौल काफी ज्यादा गंभीर हो चुका था। चारों दोस्त आस पास बैठ गए और उन्होंने फैसला किया कि वो सुबह होते ही इस जगह को छोड़ देंगे, लेकिन रात अभी भी लंबी बची थी। उन्होंने अपनी टॉर्च और आग जलाकर खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश की।
पर जंगल के अंदर की अजीबोगरीब आवाज़ें और हवाओं की सरसराहट अब उन्हें और भी डराने लग रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक आग बुझने लगी। चारों ने कोशिश की, लेकिन आग जलाने के सारे प्रयास असफल रहे। तभी अचानक से चारों ओर अंधेरा छा गया। उनकी टॉर्च भी एक एक करके बंद हो गई। घना अंधेरा और सन्नाटा उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ने लगा। फिर अचानक हवा में वही आवाज गूंजने लगी जिसे काव्या ने सुनी थी। किसी की कर्राती हुई आवाज जो दूर से आती लग रही थी, ये जंगल छोड़कर जाओ वरना तुम नहीं बचोगे। रोहन ने कहा, यह सब बकवास है, कोई हमसे मजाक कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पेड़ों के बीच से एक छाया निकलकर उसके सामने आ गई। ये वही सफेद साड़ी पहनी औरत थी जिसके बारे में काव्या ने बताया था। उसके चेहरे पर गहरा अंधेरा था और उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से जल रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। संजय ने घबराते हुए कहा, भागो यहाँ से, जल्दी से निकलो। चारों दोस्त जितनी तेजी से हो सकता था भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे जंगल उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो। पेड़ उनकी राह में आने लगे और रास्ता बार बार बदलने लगा। वो जितना भागते उतना ही गहरे जंगल में फंसते चले जा रहे थे। औरत की कर्राती हुई आवाज उनके पीछे गूंजते हुए उन्हें बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे वो उनका पीछा कर रही हो। भागते भागते निखिल अचानक गिर पड़ा। बाकी दोस्त उसे उठाने के लिए रुके, लेकिन तभी औरत ने उन तक पहुंचकर निखिल को अपने चुंगल में जकड़ लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी और देखते ही देखते वो औरत निखिल के साथ कहीं गायब हो गई। ये देखकर चारों के चारों दोस्त डर से कांपने लगे। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे जो बुरी तरह से घबरा चुके थे। बिना रुके वो अंधेरे में दौड़ते रहे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भागते रहे। फिर अचानक उन्हें एक जगह दिखाई दी जो कि जंगल में किसी गुफा जैसी लग रही थी। वो तीनों के तीनों वहीं पर जाकर छुप गए और अंदर ही वेट करते रहे कि कब सुबह होगी, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। उन्हें अब भी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता कि बाहर ही कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, वो शक्ति या फिर वो आत्मा उन्हें जकड़ लेगी। वो वहीं पर वेट करते रहे। आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ वो उस गुफा से बाहर निकले और जल्दी जल्दी अपना सारा सामान छोड़कर, अपनी जान बचाकर वो लोग जंगल से बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार को सोचा भी कि निखिल को ढूंढते हैं, लेकिन वो जानते थे कि अगर अब निखिल को ढूंढेंगे तो हमारी भी जान को खतरा है। इसी वजह से वो सब के सब जंगल से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर गहरा डर और अपने एक दोस्त को खोने का पछतावा था। वो समझ चुके थे कि उस रात उन्होंने सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक सच्ची डरावनी कहानी का सामना किया था। निखिल जो उनका दोस्त था वो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि यह घटना 1991 में घटी थी। उसके बाद वो तीनों दोस्त एक एक करके अपने आप ही मारे गए। 1 साल के अंदर कहा जाता है कि वो तीनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनमें से एक दोस्त का ये कहना था, जो कि रोहन था और सबसे आखिर में मरा था। वो बार बार यही बात कहता कि जिस शक्ति ने हमारे दोस्त को, निखिल को हमसे छीना है, वो ही हम सबको जान से मार रही है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रवि की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। रवि जो कि एक डिलीवरी बॉय का काम करता था, एक छोटे से शहर में रहता था। हर दिन की तरह वो खाना पहुंचाने के लिए काम पर निकल जाया करता था और वो दिन भी वो सुबह ही अपने घर से काम के लिए निकल गया था। उसका काम आसान तो नहीं था, लेकिन रवि को अपनी नौकरी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। वो अलग अलग जगहों पर जाता, नए लोगों से मिलता और उनकी कहानियों को सुनता।
हालांकि एक रात की डिलीवरी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी थी। उस रात बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। अचानक रवि के फोन पर एक ऑर्डर आया जिसे एक दूर के इलाके में पहुंचाना था। वह इलाके का नाम देखकर थोड़ा रवि को अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। लोग इसके बारे में कई सारी बातें करते थे। वो एक पुरानी सी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ इंसान नहीं, भूत प्रेत रहते हैं। और रवि को भी एक पल को ऐसा ही लगा कि शायद हो सकता है वहाँ सच में भूत रहते हो, जिसके बारे में वैसे भी कई सारी कहानियाँ मशहूर थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में अजीब सी घटनाएं होती है। कुछ तो यूं भी कहते थे कि सिर्फ हवेली में ही नहीं, बल्कि हवेली के आसपास भी कई बार भूत प्रेतों को देखा गया है जो कि उसी हवेली में रहते हैं। और रात का समय वहां पर जाना शायद रवि के लिए ठीक नहीं था, लेकिन डिलीवरी को ठुकराना भी सही नहीं था। उसने अपने मन को मजबूत किया और स्कूटर पर निकल पड़ा। रास्ते में जाते समय बारिश तेज हो गई। आसमान में बिजली की चमक और बादलों की गरज ने माहौल को काफी ज्यादा डरावना बना दिया था। रास्ता वीरान और सुनसान था। सड़क किनारे पेड़ बारिश की बूंदों से लिपटे हुए थे। कुछ पेड़ तो अजीब सी छायाएं बना रहे थे। रवि ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर उसके बैठ चुका था। लगभग 20 मिनट बाद रवि उस इलाके में पहुंचा जहां उसे डिलीवरी करनी थी। ये जगह घनी झाड़ियां और पुराने टूटे फूटे घरों से घिरी हुई थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा और धुंधला सा घर दिखाई दिया, जिसे शायद हवेली ही कहा जाता था। हवेली की खिड़कियां बुरी तरह से टूटी हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया वहां से गायब हो चुकी हो। उसके पास सिर्फ एक अंधेरा रास्ता था जिससे होकर उस हवेली के अंदर जाना था। रवि ने डिलीवरी का पैकेज उठाया और उस अंधेरे रास्ते से होकर निकलने लगा। कुछ देर में वो वहां पर पहुंच गया और जैसे ही हवेली के दरवाजे पर खटखटाया तो दरवाज़ा पहले तो किसी ने खोला ही नहीं। दोबारा उसने रुककर दरवाजे पर दस्तक दी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा अंदर से कोई चलकर दरवाजे की ओर आ रहा हो, लेकिन फिर वो आवाज़ बंद हो गई। रवि और वहीं पर वेट करता रहा। तीसरी बार जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे से खुला। अंदर घना अंधेरा था और ठंडी हवा का झोंका रवि के चेहरे पर लगा। ऐसा लगा कि अंदर से ठंडी हवा रवि के शरीर को छूकर निकली हो। उसे लगा कि किसी ने दरवाज़ा खोला होगा, लेकिन जब उसने अंदर की ओर देखा तो चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन नौकरी का ख्याल आते ही वो अंदर कदम रखने को मजबूर हो गया। घर के अंदर घुसते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रवि ने मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी। हवेली के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज़ कई सालों से सड़ चुकी हो। वो धीरे धीरे चलने लगा। चारों तरफ टूटे फूटे फर्नीचर, धूल से भरी अलमारियां और जाले लटके हुए थे। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई ऊपर होगा जो डिलीवरी का वेट कर रहा हो, और हो सकता है कि मुझे ही ऊपर डिलीवरी पहुंचानी होगी। उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया और ऊपर जाने लगा। हर कदम के साथ वो लकड़ी की सीढ़ियाँ अजीब सी आवाज़ें करने लगी, जैसे वो कभी भी टूट सकती हो। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला था। अंदर हल्की रोशनी थी। रवि ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया।
और अंदर चला गया। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। वो तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब भी वो दीवारों से बाहर निकलकर रवि को कच्चा चबा जाएंगे। वो पेंटिंग्स काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। जब रवि उस कमरे की ओर गया और कमरे के अंदर गया तो उसने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और रवि को लगा कि जैसा कोई उसके पीछे खड़ा हो, क्योंकि कमरे के अंदर सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहां पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक आवाज आई, किसी औरत की धीमी और कर्राती हुई आवाज, मुझे बचाओ। उस आवाज में काफी दर्द झलक रहा था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो कमरे से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा कमरे का, जो कि अपने आप बंद हो चुका था। अब उसे लगा कि वो शायद वहां फंस गया है। उसे याद आया कि वो डिलीवरी देने आया था। उसने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क अपने आप फोन से उड़ चुका था। तभी कमरे की एक दीवार पर हल्की सी खरोचने की आवाज आई। उसने देखा कि दीवार पर धीरे धीरे कुछ लिखा जा रहा है। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि किसी बड़ी मुसीबत में वो फंस चुका है। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर वापस लौट रही थी। हवेली जैसे उसे निगलने को तैयार थी। तभी कमरे की खिड़की के बाहर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये एक औरत की थी। सफेद साड़ी पहने हवा में वो तैर रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा आधा छुपा हुआ था। वो रवि की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खून का लाल रंग चमक रहा था। रवि ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन औरत गायब हो चुकी थी। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। रवि ने अपनी आखिरी कोशिश की और कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने लगा, जैसे बाहर कोई खड़ा हो। अचानक दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वो भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा, दरवाजे की तरफ दौड़ा और बाहर की ठंडी हवा में चला गया। हवेली के बाहर आते ही बारिश बंद हो चुकी थी और बिल्कुल सन्नाटा था। रवि ने मुड़कर हवेली की तरफ देखा और उसके दिल में एक डरावना सवाल गूंजने लगा, क्या जो भी उसके साथ हुआ वो सच था? रवि जल्दी से उस अंधेरे रास्ते से होकर अपनी बाइक की ओर भागा। बाइक पर बैठते ही वो तेज गति से बाइक को भगाने लगा। अचानक उसने देखा कि उसके रेयर व्यू मिरर में किसी औरत की परछाई दिखाई दे रही है और वो परछाई भी हवा में तैरते हुए रवि का पीछा कर रही है। रवि इस बात से और ज्यादा डर के अपनी बाइक को तेज कर दिया था, लेकिन थोड़ी ही दूरी के बाद आगे जो रास्ता था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अब वहां पर दूसरी गाड़ियां भी दिख रही थी और फिर रवि ने जब दोबारा रेयर व्यू मिरर में देखा तो उसने पाया कि अब वो औरत पीछे कहीं नहीं थी। रवि समझ चुका था कि आज जो भी उसके साथ हुआ है वो एक सच्ची घटना थी। जिस आत्माओं के बारे में उसने सुन रखा था, आज उसने उनमें से एक औरत की आत्मा को सच में देख लिया। और उसके बाद रवि ने फैसला किया कि वो दोबारा इस हवेली में कभी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।